कि जितने भी बच्चे क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले 7 मार्च को, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट OMR सीट के क्वेश्चन बताऊंगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी आपके OMR सीट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपके टोटल 70 से 80 महत्वपूर्ण MCQ को बताऊंगा जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस साल 2024 बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ये 100% गारंटी की पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप OMR सीट में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक, OMR सीट के कंप्लीट MCQ को बताऊंगा, कंप्लीट विथ आंसर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद से। कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद से। तो देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से, कि फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसका उदय कब हुआ था। तो उसका उदय कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, उसका उदय हुआ था आपका 1804 ईस्वी में। दूसरा आपका है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी किस वर्ष हुई थी, तो 1848 ईस्वी में हुई थी। तीसरा आपका है यंग इटली समिति का संस्थापक कौन था, मेसनी या मेजनी, दोनों थे। अगला प्रश्न आपका आता है कि किसी संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो किसे मिली, कुस्तुतुनिया की संधि के बाद मिली। अगला क्वेश्चन आपका पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब फ्रांस छींकता है रहेगा, यहाँ पर सीखता नहीं छींकता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, कथन किसका है, तो किसका था, मेटरनिक का था। अगला प्रश्न आपका है कि फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था आपका, फ्रांस में होता। कहाँ हुआ था, फ्रांस में होता। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आप कहा कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, ऑटोमन बिस्मार्क को। अगला प्रश्न आपका है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था मेरे बच्चों, तो ये कहाँ से था, आपका फ्रांस से था। अगला प्रश्न आपका है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था, जोसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न आपका आता है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका है कि जर्मन संस्कृति में बॉक्साइटिस्ट का आशय था। क्या आशय था, राष्ट्र। अगला प्रश्न आपका है कि बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए किसे दर्शाया गया। किसे दर्शाया गया था, जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया को दर्शाया गया। देखिए अगला प्रश्न है ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जाती है जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, क्या कहलाता है, तो कल्पना दर्शक। अगला प्रश्न है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है, क्या कहलाता है, निरंकुशता कहलाता है। क्या कहलाता है, निरंकुशता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न आपका है कि जोसेपी मंसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन यंग इटली नेपोलियन की पराजय कब हुई। मतलब जोसेपी मंसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था, यंग इटली था। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो कब हुई थी, आपका 1815 में हुई थी। तो देख लिया मैराथन क्लास है, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही मजा आएगा और इससे आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो किस देश से था आपका, ये फ्रांस से था। कहाँ से था मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्रांस से था। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो किसे किया गया, काइजर विलियम प्रथम को। अगला प्रश्न है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो किसे घोषित किया गया, इमैनुअल द्वितीय को। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। कौन नहीं जोड़ा गया था, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को जो ही जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है जोसेपी मंसनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, किससे था, इटली के एकीकरण से था। अगला प्रश्न है कि वियना की संधि
कब हुई थी? तो वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि उदारवाद से तात्पर्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानताओं की सोच के आधार पर महिलाओं के हितों और अधिकारों का बोध कराने वाले विचारधारा कहलाती है। क्या कहलाती है? नारीवाद कहलाती है। अगला प्रश्न आपका है कि फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई? तो 1823 ईस्वी में हुई थी। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1832 ईस्वी में बना। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कब हुआ? और 1707 ईस्वी में। अब देखिए स्टार्ट होता है आपका भारत में राष्ट्रवाद क्वेश्चन से। कहाँ से स्टार्ट होता है? भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए पहला, भारत में राष्ट्रवाद विरोध का या प्रदर्शन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री अथवा ऑफिस के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? पिकेटिंग। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था आपका? 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो आपका 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला प्रश्न आपका है सबनीय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो क्यों दिया था? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। क्योंकि उन्होंने इसलिए दिया था कि अगर नमक का करेंगे तो ये अमीर और गरीब दोनों के लिए है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। देखिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए अब अगला प्रश्न कि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो जनवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो गांधी और अम्बेडकर में के बीच में हुआ था। चोरी चोरा कांड एवं गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। कब लिया गया? 19 फरवरी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगला प्रश्न आपका लिखा है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपका सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों 1930 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक। अगला प्रश्न आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसके पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया कब हुआ? दिसंबर 1929 ईस्वी में। सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? नमक कानून तोड़कर। अगला प्रश्न आपका आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1930 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इरविन समझौता कब किया? तो 1931 ईस्वी में किया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दिसंबर 1931 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है भारत अपने आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। हिंद स्वराज पुस्तक के लिए लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो किसे संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी जी को। देखिए अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रारंभ में किया गया था? महात्मा गांधी ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूंगा कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। देखिए अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1946 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कितनी मांगों का उल्लेख किया था? 11 मांगों का। अगला प्रश्न गांधी जी ने कितने विश्वसनीय वॉलंटियर्स के साथ दांडी यात्रा शुरू की? तो 78 लोगों के साथ।
यहाँ पर देखिए दांडी यात्रा के बारे में लिखा है कि दांडी यात्रा गांधी जी के साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर गुजरात के दांडी नामक कस्बे में जाकर समाप्त होनी थी। अपनी इस यात्रा में गांधी जी और उनकी टोली ने 24 दिनों तक प्रत्येक दिन 10 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने इस यात्रा को पूरा किया। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर है कि हिंदुस्तानियों ने किस काला कानून के नाम से संबोधित किया? किसे काला कानून के नाम से संबोधित किया था? तो रालेक्ट एक्ट को किया था। किसे किया था? रालेक्ट एक्ट को किया था। अगला प्रश्न, रालेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन से की गई? लाहौर अधिवेशन से। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थे। चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मा बल है, यह कथन किसका? महात्मा गांधी का। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। देखिए लास्ट चैप्टर इतिहास का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। कौन सा चैप्टर है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। वीटो, इसे निषेधाधिकार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से एक ही सदस्य की सहमति द्वारा किसी भी प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। देखिए इसको हटाइए, ये आप लोग पढ़िएगा। विनिमय दर क्या है? स्थिर विनिमय दर क्या है? लचीली विनिमय दर क्या है? यहाँ से क्वेश्चन देखिए, विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। कौड़िया, प्राचीन काल में पैसे या मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चलाए जाने वाले उद्योग हैं। क्या है? कुटीर उद्योग। जो उत्पाद सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? अपनी राजनीतिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था और उसके शासन पर जा करके उसके शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। हो से क्या है? तो आपका त्रिनिदाद में आप्रवासी लोगों के द्वारा मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले को ही होसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर क्या? उपनिवेशवाद शासन के समय अनेक लोगों को काम करने के लिए फिजी, यूनाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन मजदूरों को ही बाद में गिरमिटिया मजदूर कहने जाने लगा। कि देखिए हायर परवेज क्या, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताता हूँ। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज हुई 15वीं शताब्दी में। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक की बीमारी का प्रसार कब हुआ? 1890 ईस्वी में। ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर विश्व के बड़े देशों को मौद्रिक एवं आर्थिक सम्मेलन, साथ ही मुद्रकोष IMF और विश्व बैंक का गठन कब हुआ? 1944 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि 1949 ईस्वी में क्या हुई? चीन की क्रांति। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? चीन और भारत। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929। ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाया गई उसी को क्या कहा जाता है? कार्ला कहा जाता है। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? पंजाब में बसाई गई। तो देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 70 से 80 क्वेश्चन थे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।